हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की हमारी क्लास में। आज की हमारी क्लास जो रहेगी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, जो कि आपको पीछे थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आज इसकी क्लास नंबर 4 हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो फटाफट से सभी जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, देन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल की जो क्लासेज हैं डेली रखते हैं। एक क्लास हमारी थ्योरी वाली होती है एंड फर्दर फिर जो हमारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चलती है यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक और पेन जो है साथ में रखें और मेरे साथ साथ जो है आप लोग भी न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए कनेक्ट हो जाए सभी फटाफट से, देन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज अपने पास आज है 16th क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के। अगर हमारे पास एयर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई है हमारे पास जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, उसके साथ रिप्लेस कर दिया जाए, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज। तो जो फोर्स होगी वो बताओ मेरे पास क्या करेगी, मतलब कि वो फोर्स हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी के टाइम्स, या फिर सेम रहेगी रिमेन्स अनचेंज्ड, या फिर वो इंक्रीज कर जाएगी के टाइम्स, या फिर वो इंक्रीज कर जाएगी के माइनस टाइम। ठीक है, के इनवर्स टाइम्स। तो हमें यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से वहाँ पे हैपनिंग हो। देखो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है बिटवीन टू चार्जेस, किस तरीके से वो कनेक्ट होते हैं वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फोर्स लगती कितनी है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दैट इज के Q1 Q2 by R square, where Q1 Q2 are the charges and R is the distance between them। क्लियर है, इतनी बात हमें पता है। ओके जी। अच्छा, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, K की वैल्यू जब पुट करते हैं तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, राइट। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको बताते हैं। ओके, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमें क्या बताती है? हमें बताती है कि कितना इजीली जो है चार्ज किसी मीडियम के अंदर से पास करेगा, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एप्सिलॉन नोट, ये फिर किस नोट लगाया है मैंने, यानी इसका मतलब ये किसके लिए है? एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए हम बोल सकते हैं, या फिर वैक्यूम के लिए हम बोल। ओके जी, यहाँ से ये तो हो गया एयर के लिए, एयर के लिए। ठीक है, एयर के लिए आएगा अपने पास क्या, को मैं अगर एप्सिलॉन की फॉर्म में बताऊं तो एप्सिलॉन नोट इस। ठीक है, बाकी सारा अगर कांस्टेंट मान लेते हैं। और एफ अगर किसी अनदर मीडियम की अगर बात करते हैं, वो क्या होगा? अनदर मीडियम की जो परमिटिविटी होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या होता है? बेसिकली रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है जी? एप्सिलॉन इन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इन एयर। ठीक है, यानी कि परमिटिविटी का रेशियो हम कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिवली हाउ मच परमिट द मीडियम एज कंपेयर टू एयर, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर फोर्स की टर्म्स में बात करते हैं तो फोर्स क्या है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट्स वाई क्या होगा? फोर्स यहाँ पे आएगा एयर और नीचे आएगा। ठीक है, ये डिपेंडेंसी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो बता पाओगे ना किस किस तरीके से ये डिपेंड करेगा, मतलब क्या यहाँ पे वेरिएशन उस तरीके से। अब इसने क्या बोला है कि मेरे पास एयर में जो फोर्स है एफ लग रही है और किसी दूसरे मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो मैक्सिमम फोर्स जो लगेगी वो कितनी लगेगी उन दोनों चार्जेस के बीच में। तो हम क्या कहेंगे, मीडियम में हमें फोर्स निकालना। ये क्या आ गया? के इज इक्वल टू आ गया जी एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, यही मिला। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, यहाँ से मीडियम के लिए अगर फोर्स निकालते हैं तो एफ इन मीडियम कितनी आ जाएगी? एफ इन मीडियम इज इक्वल टू एफ जो एयर में है डिवाइडेड बाय के, यानी कि मीडियम में जो फोर्स है वो के 1/k टाइम्स हो जाएगी। 1/k टाइम्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि के इनवर्स हो जाएगी इसकी, जो हमारे पास फोर्स लग रही थी एयर। यहाँ से आंसर दे सकते हो बे आप लोग, है ना? यहाँ से आप लोग आंसर दे सकते हो कि क्या हो गया, हमारे पास के इनवर्स टाइम्स हो जाए, यानी कि डिक्रीज करेगी फोर्स।
ठीक है, इंक्रीज बाय के इनवर्स, या फिर देखो डिक्रीज बाय के, ये कह रहा है डिक्रीज के टाइम्स डिक्रीज का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगी बट के टाइम्स नहीं होगी, के इनवर्स टाइम होगी, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, के इनवर्स टाइम इंक्रीज हो जाएगी। के इनवर्स का यहाँ पे दिमाग में मतलब समझ लेना ये चीज़, क्या होगी, डिक्रीज होगी फोर्स, बट यहाँ पे इसने इनवर्स में दे रखा है तो हम क्या लेंगे, ठीक है। ओके जी, चलिए तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, टू चार्ज सेपरेटेड two charge sphere separated at a distance d exert a force F on each other if they are immersed in a liquid। अगर उनको एक लिक्विड में डुबो दिया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, देन व्हाट इज द फोर्स। हमारे पास क्या है, दो सफियर हैं जिनके ऊपर चार्जेस है, मान लेते हैं Q और दूसरे के ऊपर है मान लेते हैं Q2, ठीक है। वो किसी तरीके से मान सकते हैं, सेम भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें रिलेटिवली फोर्स बतानी कि कितनी हो, है ना। अब ये कहता है कि मैंने इनको क्या किया, एक दूसरे मीडियम में इमरेस्ट कर दिया, एक और लिक्विड था जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के या कापा बोला जाता है इसको, वो कितना था हमारे पास, 2 था, कितना था 2। देन व्हाट्स हैपन टू द फोर्स, फोर्स के साथ क्या होगा, अगर मैं इन दोनों के बीच में एयर में फोर्स निकालूं तो एयर में फोर्स कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R, यही बनेगी फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं मीडियम में यानी कि दूसरा जो लिक्विड है वहाँ पे फोर्स देखूंगी तो फोर्स लिक्विड में क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिक्विड का, और Q1 Q2 एज इट इज रहेंगे और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या करेगा यहाँ पे, एप्सिलॉन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, क्या देखा कि K जो है ना कापा इज इक्वल टू F जो एयर में फोर्स लग रही है और जो मीडियम में फोर्स लग रही है, उन दोनों का क्या है, रेशो है, क्या है, रेशो है, हमें बताना है मीडियम में। तो इतना यहाँ पे रामायण करने की हमें ज़रूरत थी नहीं, बट क्योंकि ताकि अच्छे से समझ आ जाए, सारे फॉर्मूले आप लिंक कर पाओ कि आया है तो डायरेक्ट कैसे आया, ठीक है। बताने को तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता देती, यहाँ पे मीडियम वाली उधर और एफ एयर वाली यहाँ पे नीचे के, तो एफ एयर में कितनी बताई थी उसने, एफ बताई थी, ठीक है। एफ और के की वैल्यू कितनी है, 2, F/2 आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। ये भी कर सकते थे बट ये बना कैसे है और फोर्सेस की टर्म्स में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, वो चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास आंसर कौन सा रहेगा इसका, दैट इज F/2, यानी कि वो क्या होगा, देखो एक बात यहाँ से क्लियर समझ में आ रही होगी कि फोर्स एयर में ज़्यादा लग रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि एयर में सबसे ज़्यादा फोर्स है, जब भी हम किसी दूसरे मीडियम में डालते हैं तो फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है, 1/2 हो जा रही है, या फिर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स उतनी ही टाइम्स डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से ध्यान मतलब रहेगा, क्योंकि हम 2 बार इसको कर चुके हैं, 2 बार इसको लिख चुके हैं, ठीक है। नोट करिएगा ये क्वेश्चन यहाँ से। तो हमारे पास फोर्स जो है कितनी हो जाएगी, दैट इज F/2 हो जाएगी, एंड योर ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपका ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी नोट करिए क्वेश्चन को फिर आप, क्वेश्चन नोट करिए सभी फटाफट, ओके, आया समझ में सभी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, व्हेन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल प्लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आएगा, आप लोग मुझे बताओ। ये अगर आप लोगों ने यहाँ से देखो जब थ्योरी वाली क्लासेस की थी तो उस टाइम पढ़ा था कि चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ चार्ज से स्टार्ट होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि चार्ज जो है कंजर्व रहेगा, यानी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड वन ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है, यानी कि वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा आपने, ठीक है ना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, यानी कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका मल्टीपल मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ही हम बताएंगे कि किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट बताओ कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने दे रखे हैं, कितने ट्रांसफर कर रहा है, रिमूव कर रहा है फ्रॉम ए
न्यूट्रल मेटल प्लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। अच्छा बताइए क्या आएगा यहाँ पे। एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, तो सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। हाँ जी, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक? सोल्व करें फटाफट से। चलिए देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस प्रॉपर्टी says that total charge on a body is equal to integral multiple of electron, that is q is equal to n। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, n यहाँ पे q क्या है, दैट इज टोटल चार्ज, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एंड e क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें चार्ज निकालना था, यानी कि q की वैल्यू ही निकालनी है, बिल्कुल q। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने ट्रांसफर हुए हैं, इसने बोला कि 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर removed or transferred on another body, that is 10⁻⁻9 कितना है, +19 इंटू में चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा जी, -1.6 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, यहाँ से -19 से +19 एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1.6 कूलम, 1.6 कूलम, यही आएगा आंसर। ठीक है, अब सभी बच्चे यही गलती करेंगे क्या, कि यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है ना, दोनों दे रखे हैं, -1.6 भी है, +1.6, तो कौन सा हमें चूज करना चाहिए? हमारा ऑप्शन तो देखें तो माइनस आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान दो कि इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिमूव किया है एक बॉडी से। और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगी कोई भी बॉडी, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ती है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आता है उसके ऊपर, पॉजिटिव। दैट्स वाई हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और हमारा आंसर बी जाएगा, यहाँ के ए। समझ आई बात? ठीक है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, बी, दैट इज +1.6। एंड वाई दिस प्लस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, दैट्स वाई द बॉडी गेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और वो चार्ज कितना होगा वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1.6 कूलम। क्लियर? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप लोगों ने ध्यान रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये ए पार्टिकल नहीं है, बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल। अच्छा जी, अल्फा पार्टिकल होता क्या है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? देखिए, अगर हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, तो ये वर्ड आपने कहाँ पे सुना होगा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सुना। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया था, वहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया था, उन्हें गोल्ड फॉइल, एंड देन कुछ रिजल्ट्स वहाँ से निकाले थे, दैट इज एटम के बारे में उन्होंने बताया था कि भी इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकती है। तो अल्फा पार्टिकल होते क्या है, बेसिकली दीज आर हीलियम न्यूक्लियस। ये क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस, अब हीलियम के पास कितने मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज जेड, इसके लिए कितना होता है, 2। अब क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए हीलियम न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या है, ओनली दिस इज द अल्फा पार्टिकल। इसके अंदर अगर हम चार्ज की बात करें, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑल ओवर एटम हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल, दैट्स वाई यहाँ पे क्या मिलेंगे, 2 प्रोटॉन मिलेंगे, एंड 2 ही हमारे पास क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है ना, Z2 है तो A कितना होता है मेरा, 4 होता है, एंड A माइनस जेड दैट इज न्यूट्रॉन, दैट इज 2 न्यूट्रॉन होंगे यहाँ पे, है ना। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि कितना चार्ज होगा। देखो न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल है, तो चार्ज जितना भी कंसंट्रेट होगा दैट इज ऑन द प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या के ऊपर चार्ज कितना है, यानी कि 2 टाइम्स होगा। अल्फा पार्टिकल की अगर बात करते हैं तो चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल कितना मिलेगा, चार्ज अल्फा पार्टिकल ये मिलेगा 2 टाइम्स इसका चार्ज ऑन प्रोटॉन। और प्रोटॉन के ऊपर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हो उसी का पॉजिटिव किस पे होता है, दैट इज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹
ठीक है, तो अपना ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ से, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं किसकी, अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द हीलियम एटम एंड ओनली द प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन आर remains in the nucleus, that's why the total charge is 2 times that of charge on एक प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज जितना एक प्रोटॉन पे होगा उसका 2 टाइम्स होगा टोटल। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका पॉजिटिव कितना होता है, इस पे होता है अपने पास प्रोटॉन पे। मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज कितना आ गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ओके, अगर यहाँ पे मास की बात करता है तो मास हम डिफरेंट लेंगे, यानी कि 4 टाइम वहाँ पे 4 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। मास की अगर बात करते हैं 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे। और अगर हम मास की बात करते हैं तो मास इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं मास का भी लिंक यहाँ से आप लोगों को बताऊँ तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, दैट इज कुछ इतने टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको मान लेते हैं 2000 टाइम्स ज़्यादा है किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली ये चीज़ पुट नहीं कर सकते, वो चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए। तो अब यहाँ पे कंपटीशन का पढ़ रहे हो आप तो ऑल ओवर आपको पता ही है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड वाली मतलब जो एटम एंड न्यूक्लियाई वाली चैप्टर है वो भी आपको पढ़ना होगा, तो उसको साथ में लिंक करके चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21। 2 electrons are separated by a distance of 1 angstrom. What is the coulombic force between them? हमें क्या बताना है कि दो मेरे पास इक्वल चार्जेस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन, और ये सेपरेट कर रखे हैं किस डिस्टेंस पे, 1 एंगस्ट्रॉम। तो हमें बताना है इसके बीच में फोर्स कितनी। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, पहली बात तो मेरे पास बताओ। एंगस्ट्रॉम की टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो एंगस्ट्रॉम होता है जी 10⁻⁻10। मीटर में बात करते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ओ सॉरी, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यानी कि इसमें इतना होगा, ये क्या है, मीटर, यानी कि ऐसे यूनिट में हम लिया है इसको। अगर यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा, ये अपना सेपरेटली नोट करोगे यहाँ से, साइज ऑफ एटम क्या नोट करना है, साइज ऑफ एटम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा यहाँ से नोट करोगे साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये एक जो एटम है उसका न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, दैट इज 1 फर्मी, क्या होता है, 1 फर्मी, एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। एक और यहाँ से नोट करोगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है फिक्स रहती है, यानी कि हम न्यूक्लियस देखेंगे हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, या फिर यूरेनियम का भी अगर हम देखते हैं तो सबकी डेंसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻17 किलोग्राम मीटर, और किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर। ठीक है, क्लियर, यहाँ से ये चीज़ें नोट करोगे तो एंगस्ट्रॉम के साथ ये लिंक करके अपना देख लेना। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, फर्मी, और फर्मी में हमारे पास होते हैं 10⁻⁻15 मीटर। ओके, चलिए अब हमें क्या करना था, यहाँ पे फोर्स निकालनी थी, तो फोर्स तो बाय कुलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट से हम बता देंगे फटाफट। F इज इक्वल टू क्या होता है जी, K Q1 Q2 बाय R इसको, फिर K की वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्जेस कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज उसका स्क्वायर कर दे, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 10⁻⁻10 का क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा, यहाँ पे फोर्स बनेगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻9। केयर करना है तो मीन्स एक बार और लिखेंगे इसको, एंड डिवाइडेड बाय द 10⁻⁻20 हो गया ये, 10⁻⁻20। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर कितना बनेगा, 9 इंटू 16 इंटू 6। ठीक है, 10 की पावर को अलग से सोल्व करते हैं तो 10 की पावर कितनी बचेगी यहाँ से, देखिए इसे देखेंगे तो नीचे बचा -1, -1 बचेगा, ये ऊपर आके ये हो जाएगा 18,
ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, कर सकते हो ना सोल्व 10 पावर को, ठीक है। -18 है, यहाँ से 9 है, तो ये कितना बचेगा 10⁻⁻9, कितना बचेगा -9। फिर दूसरा फर्दर यहाँ से क्या जाएगा, एक जीरो इसकी जाएगी, एक जीरो इसकी जाएगी, यानी कि 2 जीरो, ऊपर आके प्लस की 2 जीरो, दैट इज -11। 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻11, 11, और ये क्या आ गया न्यूटन, ठीक है, क्या आ गया न्यूटन। अच्छा जी, अब इसको सोल्व करते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, देन व्हाट वी विल गेट क्या होगा 4 5 45 45 दैट इज 5 5, तो 18 18 एंड 5 दैट इज 23, कितना आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा जी 2304 इंटू 10⁻⁻11 है। हमें किसकी टर्म्स में लेके आना है, इसकी टर्म्स में लेके आना है, यानी कि आंसर तो आपको पता लग ही गया, इस टर्म में आ रहा है, ठीक है, बस वो जीरो को बैलेंस करना आगे पीछे का। तो इसको हम बैलेंस अगर करेंगे तो 3 जीरो यहाँ से जाएंगी, दैट इज 2.304 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁸ आएगा 10⁻⁸ में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका क्या रह गया, क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नोट करिए भी क्वेश्चन को, और कैलकुलेशन में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कंसेप्ट अच्छे से लगाएंगे, पूरा का पूरा अच्छे से सोल्व भी करेंगे, बट कैलकुलेशन में अगर ऊपर नीचे कर दिया तो क्वेश्चन गया, ठीक है। अब यहाँ से दिख रहा था आप लोगों को जैसे आंसर पास पास ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे अगर ट्वाइस हो जाता तो ऑप्शन भी बन जाता अपना, ठीक है। तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ और बिल्कुल क्लियरली आपने को क्या करना है, सोल्व करना है। ओके, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 2 कॉपर बॉल हैं, ईच वेइंग 10 ग्राम एंड आर केप्ट इन एयर एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10⁻⁶ atom is transferred from one ball to the another, the coulombic force between them is। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी कि ये जो अपने पास हायर लेवल में हम एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि जेई एंड जो नीट टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जेई मेंस के टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेटिव पोर्शन है। चलिए, तो इसने क्या बोला है कि 2 कॉपर वायर है, बोल है मेरे पास, और ईच वेइंग जिनका हर एक का जो मास है वो कितना है 10 ग्राम, आर केप्ट इन 10 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 मेरे पास कॉपर बोल्स हैं, एक का मास 10 ग्राम है, दूसरी का मास भी 10 ग्राम, और ये कह रहा है कि दोनों को मैंने क्या किया 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया। एक बॉल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए दूसरी बॉल के ऊपर, और वो इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, नंबर ऑफ दैट इज 10⁻⁶ एटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। एटम्स ट्रांसफर क्या किया है, एटम्स को ट्रांसफर किया फ्रॉम वन बॉल टू अनदर बॉल। द कोलम्बिक फोर्स बिटवीन देम इज, हमें क्या निकालना है, कोलम्बिक फोर्स निकालना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों पे चार्ज कितना आया, ये ट्रांसफर करने के बाद चार्ज कितना बचा दोनों के, ये पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल कितने, दैट इज एन, मोल्स लिखा जाता है इनको। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मास ऑफ बोल, मास ऑफ बोल डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। ये कैलकुलेशन रहने वाली है अभी, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको करेंगे। अच्छा जी, 10⁻⁶ 10 ग्राम डिवाइडेड बाय ये कितना दे रखा अपने पास, दैट इज, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए, 10/63.5, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टोटल, यानी कि एन एटम कितने मिलेंगे,
नंबर ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं और हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने, दैट इज एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक है, तो n नंबर ऑफ मोल्स n इंटू एवोगैड्रो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, n एटम्स आ जाएंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, 10 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एक एवोगैड्रो के अंदर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए टोटल। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर किए हैं एक बॉल से दूसरी बॉल पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, ये कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं और अपने पास टोटल एटम कितने थे। ठीक है, तो टोटल n एटम्स थे हमारे पास जो हमने ऊपर निकाले, डिवाइडेड बाय कितने ट्रांसफर किए हैं, दैट इज 10⁻6। कितने ट्रांसफर किए हमने, 10⁻6 एटम को क्या किया है, ट्रांसफर किया। तो नंबर ऑफ एटम आएगा, नंबर ऑफ एटम कितने हमने ट्रांसफर किए, दैट इज इक्वल टू एन टोटल एटम्स कितने थे उसमें से कितने हमने ट्रांसफर कर दिया, दैट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेशन मैं इसीलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि लास्ट में करेंगे टोटल सारी। ठीक है, 10⁻23 एंड डिवाइडेड बाय 10⁻, इसको तो सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये बचेगा 6.022 डिवाइडेड बाय 63.5, 10 यहाँ से 10 यहाँ से काटेंगे 5 और ये 5 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितनी बचेगी, -18 प्लस 18। ठीक है, कितनी बचेगी, +18। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हमारे पास ट्रांसफर हो गए। अब हमें क्या निकालनी थी, कूलम्बिक फोर्स निकालनी। तो कूलम्बिक फोर्स के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, Q1 Q2 दैट इज चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो चार्ज ऑन ईच बॉल अगर निकालेंगे वो कितना आएगा, नंबर ऑफ एटम इतने हैं, एक एटम पे या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा वो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज हमारे पास क्या बनेगा अभी, चार्ज ऑन ईच बॉल। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमने ट्रांसफर किए, इलेक्ट्रॉन किस टर्म में निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स की टर्म। ओके, चलिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं हमारे, दैट इज ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे। ये कितना है हमारे पास, 6.022 10⁻−18 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3.5, यही है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, एटम ट्रांसफर नहीं आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करेंगे। ओके जी, क्योंकि चार्ज की डिपेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ रही है ना, पूरा को पूरा एटम ट्रांसफर कर देंगे तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, पूरा एटम का चार्ज निकालना। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, तो क्या होगा, 6.022 इंटू 1.6 इंटू कितना बचेगा, 10⁻⁻1 एंड डिवाइडेड बाई 60 पॉइंट, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एटम के ऊपर क्या है, ये चार्ज आ गया। अब हम क्या करेंगे, कूलम्बिक फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कूलम्बिक फोर्स निकालेंगे। एंड फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स होती है K Q1 Q2 बाई आर, क्या होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, K की वैल्यू पुट करो, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। अब ये जो हमने चार्ज यहाँ पे निकाला था, ये क्या होगा, हर एक बॉल पे चार्ज होगा। ठीक है, मतलब 2 बॉल है तो ईच पे हमने निकाला था, ये ईच बॉल पे निकाला था, तो क्या होगा, Q1 Q2 यानी कि Q1 भी यही होगा, Q2 भी यही। वैल्यू पुट करो, डिवाइडेड बाई 6.5। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो इसको एक बार और लिखना पड़ेगा। ठीक है, Q1 Q2 K डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना था क्वेश्चन में, आर कितना था, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, दैट इज इन मीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम 100 से, 100 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो बचेगी, दैट इज इक्वल टू माइनस पावर। ठीक है, चलिए
यहाँ पे पुट कर देंगे 10⁻⁻1 का 10⁻⁻1 के एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बच गई सिंपल सी कैलकुलेशन। अब इसको सोल्व करना है। सिंपल तो नहीं कह सकते इसको, यहाँ से अगर मैं पॉइंट को हटाऊं पहले तो इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, इस वाले से ये पॉइंट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 6022 16 6022 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 30 यहाँ से 30 यहाँ से, तो 10⁶ आ जाएगा टोटल। 6 से इसको काटेंगे 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अच्छा नीचे वाला भी रह गया, कितना था ये 3 6 30। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो रही है इसके अंदर, बट करनी पड़ेगी, है ना। तो 3 पावर बचेगी। यहाँ पे क्या आया, कुछ यहाँ पे कटा दिख रहा है, मतलब कि कुछ कटेगा ऐसा लग रहा है, कुछ बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि ऊपर देखें तो ओड इवन 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 और नीचे सिर्फ 5 से कटने वाला, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 9 × 1022। इसको सोल्व मतलब आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको बाय हैंड भी कर 5 × 10⁻3। इतने न्यूटन फोर्स आ गई। ठीक है, फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, इतने न्यूटन आ गई। अब कौन सा आंसर हम यहाँ पे टिक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। आंसर तो बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे पावर का ही खेल मतलब डिफरेंट कर रखा है। 10⁻10 है, 8 है, 4 है एंड 6। आगे वाला तो सेम ही है, आगे वाला क्या है सेम है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी यहाँ पे अपने पास। एंड वो अप्रोक्सीमेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो आएगा, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 2.079 × 10⁸8। ठीक है, इतना बनेगा यहाँ, तो समझ आ रही है, दैट इज 2 × 10⁸8। आंसर क्या रहेगा 2 × 10⁸8, दैट इज आवर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। सी आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, इसके अंदर हमने किस किस तरीके से चीज़ें निकाली। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता था। उसके बाद फिर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले। ठीक है, टोटल कॉपर का जो मोलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स होंगे। फिर हमने निकाला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र किए हैं पर एटम। देखें तो एक हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम थे, इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफ़र किए हैं। चार्ज निकाले हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। उसके बाद हमने क्या करा, चार्ज निकाला, चार्ज ऑन ईच बॉल, चार्ज आ गया। चार्ज के बाद डिस्टेंस हमारे पास था, के की वैल्यू हमें पता थी, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एंड देन वी विल फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द 2 कॉपर सफियर। 2 कॉपर सफियर के बीच में जो फोर्स लग रही थी। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहें, ध्यान